नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी जो अभी आपका विज्ञापन जारी किया गया है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो उसी के लिए आपका आज एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। और भी आपकी जो आगामी परीक्षा होंगी उसमें दिल्ली पुलिस हो या और भी आपकी कोई एक दिवसीय परीक्षा हो जिसमें आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए आज एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। और जो विषय होगा आपका विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल और उसी के बाद भारत का भूगोल, तो एक क्रम से इसमें पढ़ेंगे। जो भी इसमें महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े विश्वास के साथ। और जो आपका विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है बहुत अच्छे से आपको कवर कराएंगे। और इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न हर परीक्षाओं में आपके आते हैं, तो आप विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे और इसमें विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल को हम पढ़ेंगे। तो विश्व का भूगोल से संबंधित आपकी पहली क्लास होगी आज, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो विश्व के भूगोल में हम शुरू में आपका जो कवर करेंगे तो ब्रह्मांड से लेकर के हम उसमें कवर करेंगे ब्रह्मांड, उसके बाद में आपके महाद्वीप वगैरह, उसके बाद में आप भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, इनके बारे में हम इसमें क्रम से पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली क्लास है आज आपकी जो क्लास होगी आपकी ब्रह्मांड से संबंधित। तो ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ब्रह्मांड से संबंधित आपका क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहले तो बात आती है जो आपका शब्द है, शब्द कौन सा? आपका जियोग्राफी। देख लेते हैं एक बार क्रम से। तो क्रम से आपको देखना है शब्द कौन सा है। शब्द आपका कौन सा? जियोग्राफी। कौन सा शब्द है? शब्द आपका है जी जियोग्राफी। कौन सा शब्द है? जियोग्राफी। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं कौन सा शब्द है। शब्द आपका जियोग्राफी। तो पहले एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। ज्योग्राफी आपका शब्द है, तो इसमें दो शब्द आप देख रहे हैं, एक तो है जियो और एक कौन सा आपका ग्राफी। तो जियो की अगर बात करें, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब बात करें तो इसका मतलब होता है वर्णन करना। क्या है आपका? वर्णन करना। पृथ्वी और क्या हो गया? वर्णन करना। तो पृथ्वी से संबंधित जो आपकी बातें हैं उनका वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ये ज्योग्राफी कहलाता है। तो एक आपकी परिभाषा इसकी बनी कि पृथ्वी से संबंधित जो विवरण है उसी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। फिर इसमें दो क्वेश्चन आपको याद रखने। एक तो आप ये याद रखेंगे कि ज्योग्राफी जो आपका शब्द है, अगर आपसे पूछ रहा है ज्योग्राफी शब्द, अगर आपसे पूछे ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है, तो ज्योग्राफी शब्द की बात करें तो इसे याद रखेंगे इरेटोस्थनीज। किसने दिया था जी? इरेटोस्थनीज ने आपका ज्योग्राफी शब्द दिया है। किसने दिया है? इरेटोस्थनीज। और आपसे पूछा जाए ज्योग्राफी के पिता कौन है, अगर आपसे पूछ रहा है जी पिता आप याद रखेंगे। ज्योग्राफी के पिता अगर पूछे तो ज्योग्राफी के पिता भी आप याद रखेंगे। पिता कौन है? हिकेटियस। कौन है इसके पिता? हिकेटियस। तो ये आपका क्रम से पहला आपका पार्ट है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है? पृथ्वी से संबंधित वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी शब्द अगर आपसे पूछ रहा है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने दिया है। और ज्योग्राफी के पिता कौन है? इसके पिता है हिकेटियस। ये क्लियर हुआ? तो ये आपका ज्योग्राफी का एक बेसिक आपका बन गया। उसके बाद इसमें आपका टॉपिक है, टॉपिक होगा ब्रह्मांड। क्या है आपका टॉपिक? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में हम इसमें क्रम से पढ़ेंगे। टॉपिक आपका क्या होगा जी? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में हम देखेंगे। कौन सा टॉपिक आपका? ब्रह्मांड। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का जी? अब आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है इसमें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के बारे में इसमें जानेंगे। कौन सा टॉपिक है आपका? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में हमें इसमें जानना है। ब्रह्मांड के बारे में टॉपिक है आपका क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम इसमें जानेंगे। ब्रह्मांड अगर बात करें कि ब्रह्मांड का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, तो शाखा आपने पढ़ी होगी कॉस्मोलॉजी। कौन सी शाखा है? कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। और ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? कॉस्मोस इसको बोल देते हैं। फिर बात आती है जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तीन अलग अलग आपके सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आपका बिग बैंग थ्योरी। कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। तो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया और उसने बताया था कि अरबों वर्ष पहले, ये बताते हैं कि 15 अरब वर्ष, इसमें जो गणना की गई कि 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड एक गैसीय गोला था उसमें अचानक विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद में वो अलग अलग आपका खंडों में टूट गया और उसी से आपका आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी का निर्माण हुआ है। तो ये ब्रह्मांड के बारे में। फिर क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मांड में कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है,
उसके बाद कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, इन सब से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको इसमें आप कवर करेंगे जी। देखेंगे ब्रह्मांड, अगर आपसे पूछा है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का अगर आपसे पूछ रहा है जी अध्ययन किस में करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन, तो ब्रह्मांड का अध्ययन याद रखेंगे कौन सी शाखा है, कॉस्मोलॉजी। कौन सी शाखा है, कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन अगर आपसे पूछ रहा है कौन सी शाखा में करते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं हम कॉस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत। फिर बात आती है जी जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की अगर संरचना आपसे पूछे, क्या पूछ रहा है, संरचना, ब्रह्मांड की संरचना, आप लिखेंगे ब्रह्मांड की संरचना। तो ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है जी आपका ब्रह्मांड। सबसे बड़ा क्या हो गया, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद में क्या है, ब्रह्मांड के बाद में आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद में क्या होते हैं, आकाशगंगा के बाद में होते हैं तारे। तारे के बाद में क्या है, तारे के बाद में आपके ग्रह। ग्रह के बाद में क्या है, उपग्रह। और उपग्रह के बाद में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो ये एक आपकी संरचना होती है जो ब्रह्मांड है कि सबसे बड़ा कौन हो गया, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद में क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद में क्या है, तारे। तारे के बाद में क्या है, ग्रह। ग्रह के बाद में उपग्रह, और उपग्रह के बाद में आपका क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये क्रम से इसकी संरचना होगी। इस तरीके से आपका ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर होता है आपका अवरोही क्रम में। फिर बात आती है जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो आपके सिद्धांत दिए गए उनके बारे में इसमें जानेंगे। तो क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत। तो सिद्धांत की अगर बात करें तो ये तो होगी संरचना। अब बात आती है उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के बारे में अब इसमें देखेंगे। उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति के बारे में आपके 3 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत हैं, 3। कितने आपके, 3 सिद्धांत हैं। तो तीनों सिद्धांतों को आप क्रम से पढ़ेंगे। 3 सिद्धांत में कौन कौन से हैं, 3 सिद्धांत में आपके इसमें याद रखना है। एक तो आपका कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सा आपका, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक तो आपका ये है। दूसरा पूछे तो दूसरा याद रखेंगे पुलसेटिंग थ्योरी। पुलसेटिंग थ्योरी। और एक आप याद रखेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये 3 अलग अलग आपकी थ्योरी इसमें दी गई हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 3 आपकी थ्योरी बताई, बिग बैंग थ्योरी, पुलसेटिंग थ्योरी, और एक कौन सा आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें सबसे अधिक जो मान्य आपकी थ्योरी है तो वो कौन सी, बिग बैंग थ्योरी। सबसे अधिक मान्य कौन है, बिग बैंग थ्योरी। फिर इसमें से पूछ लेते हैं कि ये जो आपकी थ्योरी, अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें, ये किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है तो इसमें याद रखेंगे ये किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंटेयर। किसने दी थी ये दी थी आपकी जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी। उसके बाद पुलसेटिंग थ्योरी अगर बात करें, ये किसने दी थी, ये दी थी एलन संडेज। किसने दी थी, एलन संडेज ने। ये भी याद रखना है आपको। और स्टेडी स्टेट थ्योरी अगर पूछ रहा है तो ये आपको याद रखेंगे, एक आपका थॉमस गोल्ड है और एक कौन है, एक है हरमन बांडी। थॉमस गोल्ड व हरमन बांडी। तो इनके द्वारा आपकी ये थ्योरी दी गई है। कौन सी, आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी। फिर बात आती है इनमें सबसे अधिक मान्य कौन सा है, तो सबसे अधिक मान्य है बिग बैंग थ्योरी। कौन से सबसे अधिक मान्य, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ही ये बताती है कि अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में इस तरीके से आपका कि आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी का आपका निर्माण हुआ। तो ये कौन सी थ्योरी बताती है, बिग बैंग थ्योरी। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो आप इसमें याद रखेंगे कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। ये क्लियर हुआ आपका। तो ये उत्पत्ति के बारे में याद रखेंगे, सबसे अधिक जो मान्य सिद्धांत है कौन सा आपका, बिग बैंग थ्योरी। अध्ययन हो गया कॉस्मोलॉजी, ये आपकी संरचना होगी। संरचना में आपने क्रम से पढ़ लिया ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह और क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये क्लियर हुआ। अब बात आती है, उत्पत्ति हो गया, शाखा आपने पढ़ लिया है। फिर क्वेश्चन आता है एक ब्रह्मांड वर्ष। क्या आता है क्वेश्चन, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। तो क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष कि ब्रह्मांड वर्ष है क्या, यह आपसे पूछे कि ब्रह्मांड है क्या। पहले इसे देख लेते हैं जी, ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड की अगर बात कर रहा है कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड के बारे में आपको देखना है ब्रह्मांड है क्या।
तो ब्रह्मांड के बारे में आप जानेंगे, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे अरबों आकाश गंगाओं का समूह। क्या है? ब्रह्मांड किसे बोला जाता है? अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? अरबों आकाश गंगाओं का समूह। तो ये क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। आप इसमें नीचे नोट करके लिख लेंगे कि ब्रह्मांड है क्या, तो आप जानेंगे कि अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ये ब्रह्मांड आपका कहलाता है। उसके बाद आती है जी ब्रह्मांड वर्ष। हम किसको बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्या है? ब्रह्मांड वर्ष। अगर ब्रह्मांड वर्ष की बात आती है तो आप याद रखेंगे ब्रह्मांड वर्ष। तो अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या है? ब्रह्मांड है। और आप पढ़ते हैं कि हमारी अपनी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी। तो याद रखते हैं मंदाकिनी इसलिए क्योंकि सौरमंडल परिवार कौन सी आकाश गंगा में? मंदाकिनी आकाश गंगा में। इसलिए आप याद रखेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष क्या है? तो जो आपका सूर्य है, सूर्य द्वारा किसका? जो आपकी मंदाकिनी आकाश गंगा है। कौन सी आकाश गंगा है? मंदाकिनी आकाश गंगा। मंदाकिनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या है जी? सूर्य द्वारा मंदाकिनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। और एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होगा? अगर आपसे पूछ ले कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, एक ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष आप याद रखेंगे ये होता है 25 करोड़ वर्ष का। कितने का होता है? 25 करोड़ वर्ष। तो जैसे हमारा समय आप आकलन करते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसी के आधार पर तो ये पृथ्वी का एक वर्ष होता है 365 दिन का। इसी के आधार पर एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर अगर पूछ रहा है तो कितने का होता है? 25 करोड़ वर्ष। कितने का होता है? 25 करोड़ वर्ष। तो ये आपका ब्रह्मांड से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन है, एक बार पुनः देख लेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन अगर आपसे पूछ रहा है कौन सी शाखा में करते हैं? कॉस्मोलॉजी शाखा में करते हैं। आपसे पूछे ब्रह्मांड की संरचना क्या है, तो ब्रह्मांड की संरचना है ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, पुलसेटिंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी सबसे अधिक मान्य किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंटियर। उसके बाद में आपसे पूछे कि ब्रह्मांड है क्या, तो आपसे पूछेगा अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर क्या होता है? 25 करोड़ वर्ष। और आपसे पूछेगी 25 करोड़ वर्ष किसको कहेंगे? कि सूर्य द्वारा मंदाकिनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ब्रह्मांड वर्ष। इसमें से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे 10 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है जी, 15 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 15 अरब वर्ष, 25 अरब वर्ष, 30 अरब वर्ष। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर रहा है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आप बताएंगे 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर हो गया आपका सभी का ब्रह्मांड का? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ब्रह्मांड का। ये क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के बाद में जो आपका नंबर आएगा वो किसका आएगा? आकाश गंगा। क्या आएगा आपका? आकाश गंगा। तो ये आपका ब्रह्मांड है। एक बार ब्रह्मांड का मैं आपको छोटा सा एक चित्र दिखा देता हूं, उसे आप देखेंगे जी। ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप ब्रह्मांड है। तो अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहला रहा है? ब्रह्मांड कहला रहा है। ये क्या है आपका? एक छोटा सा चित्र है, किसका है? ब्रह्मांड का। तो ये आपका अरबों आकाश गंगा, इसे मालूम नहीं कितनी आकाश गंगा है। अरबों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहला रहा है? ब्रह्मांड कहलाता है। क्लियर हो गया सभी का? तो ये ब्रह्मांड से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन है। अब ब्रह्मांड के बारे में जैसे संरचना आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, अब देखते हैं आकाश गंगा। ये आपका एक चित्र है आकाश गंगा का, मिल्की वे, मंदाकिनी आकाश गंगा, मिल्की वे आप जानते हैं। तो एक आपका चित्र है आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखेंगे जो आकाश गंगा है क्या, आकाश गंगा से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं जी। क्वेश्चन है अब आकाश गंगा से, किससे संबंधित क्वेश्चन है? आकाश गंगा। हेडिंग क्या है आपका? आकाश गंगा, या इंग्लिश में क्या बोल देते हो आप? गैलेक्सी। आकाश गंगा या क्या बोल देते हैं? गैलेक्सी। आकाश गंगा के बारे में जानेंगे, गैलेक्सी या आकाश गंगा।
तो आपने पढ़ा होगा आकाशगंगा है क्या, तो आप जानते हैं आकाशगंगा है क्या, तो आपने पढ़ा होगा अरबों तारों का समूह। क्या है? अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? अरबों तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा। आपने पढ़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या है? अरबों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड है। और अब यहाँ पे क्या है? अरबों तारों का समूह, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका आकाशगंगा। ये क्लियर हुआ? ये इसकी डेफिनेशन होगी आकाशगंगा। फिर बात आती है जी आकाशगंगा जो है, तो आकाशगंगा में आपको याद रखना है कि हमारी जो अपनी आकाशगंगा है, क्या है? हमारी अपनी आकाशगंगा, तो आप एक पढ़ते हैं मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा। कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा। फिर आप ये लिखेंगे मंदाकिनी आकाशगंगा, इसके बारे में जानेंगे। मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है? जो सौरमंडल परिवार है, सौरमंडल परिवार का मतलब जिसमें सूर्य हैं और आपके ग्रह हैं, ये सब आपके कौन सी आकाशगंगा में? मंदाकिनी आकाशगंगा। इसलिए बोलते भी हैं कि हमारी अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा। तो मंदाकिनी आकाशगंगा, तो इसमें याद रखेंगे हमारी अपनी आकाशगंगा, हमारे अपनी आकाशगंगा। तो कौन सी? आपके मंदाकिनी आकाशगंगा। ये हमारी अपनी आकाशगंगा है और इसको बोलते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा। सौरमंडल परिवार किसमें? मंदाकिनी आकाशगंगा में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारी पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? पड़ोसी, पड़ोसी अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रोमेडा। क्या है? एड्रोमेडा। एड्रोमेडा आकाशगंगा। क्या है? एड्रोमेडा आकाशगंगा। एड्रोमेडा आकाशगंगा की अगर बात करें, जो आपकी मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसके सबसे निकटतम अगर आप बात करेंगे तो सबसे निकटतम कौन सी? आपके एड्रोमेडा आकाशगंगा। इसलिए आप पढ़ते हैं कि पड़ोसी आकाशगंगा, हमारी अपनी पड़ोसी आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तो हमारी अपनी पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एड्रोमेडा। कौन सी? आपके एड्रोमेडा। क्लियर हुआ? आकाशगंगा गैलेक्सी, अरबों तारों का समूह आकाशगंगा है। फिर है उसमें मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी आकाशगंगा आप जानेंगे कि हमारी अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा है। उसके बाद है एड्रोमेडा आकाशगंगा। तो आप याद रखेंगे पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एड्रोमेडा आकाशगंगा। इसके सबसे निकटतम है। फिर आता है, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं इसको? बल्ज। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा है कि बल्ज किसे कहा जाता है? बल्ज किसे कहा जाता है? तो जो आपकी आकाशगंगा है, एग्जाम्पल फॉर ये आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा क्या है? अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तो बल्ज उस क्षेत्र को हम कहेंगे जहां पे तारों का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो जहां पे आकाशगंगा में तारे सबसे ज्यादा आपके होते हैं, तो तारों का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र, तारों का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र, सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है जी? तारों का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? आपका बल्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। क्या कहलाएगा? बल्ज। तो आपके आकाशगंगा से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन है आकाशगंगा। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। आपसे पूछे कि अपनी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा है अपनी आकाशगंगा। पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एड्रोमेडा है। उसके बाद है बल्ज किसे बोलते हैं? तो तारों का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका बल्ज कहलाता है। क्लियर हो गया आपका सभी का? तो ये क्या हो गया आपका आकाशगंगा के बाद में? आकाशगंगा के बारे में हो गया। उसके बाद आप जब ब्रह्मांड की संरचना पढ़े हैं, उसमें फिर आप पढ़ेंगे तारे। क्या पढ़ेंगे? तारे। तो आए देखते हैं तारों के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे तारे के बारे में। तारे का एक आपका एक छोटा सा चित्र है, ये आपके सामने है। तारे के बारे में एक छोटा सा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। अब जानेंगे तारे से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे जी। हेडिंग क्या है आपका? हेडिंग है तारे, स्टार्स। तारे, तारे की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन आता है तारे से, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तारे से, तो तारे का इसमें आप याद रखेंगे तारा क्या है? तारा, तो तारा क्या होता है?
तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी ऊर्जा रहेगी और अपना प्रकाश रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तारा। फिर क्वेश्चन आता है इसी में कि तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछ रहा है, ऊर्जा का स्रोत आप याद रखेंगे इसमें कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया। कौन सी क्रिया है इसमें? नाभिकीय संलयन क्रिया। तो आप याद रखेंगे तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है? इसमें है नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया में होता क्या है? जैसे कोई तारा है तो तारे में आपका कौन सी गैस होती है? तारे में आपकी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे कौन सी गैस में परिवर्तित होती रहती है? ये परिवर्तित होती रहती है हीलियम गैस में, और तारा चमकता रहता है। तो आपसे पूछाएगा कि नाभिकीय संलयन क्रिया है क्या? तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका नाभिकीय संलयन क्रिया। तारे में ऊर्जा के स्रोत कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन क्रिया। क्लियर हुआ? और तारे का डेफिनेशन आपको बता दिया पहले कि तारे क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड है जिनमें अपनी ऊर्जा और प्रकाश रहता है, वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। जी आगे बढ़ते हैं इसी में तारे में। तारे की अगर बात करें, अभी आपका पेट का एग्जाम हुआ और उसमें पूछा था कि जो तारे का रंग है, क्या है जी? तारे का रंग। तारे का रंग, तो तारे का जो रंग है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग वास्तव में किस पर निर्भर करता है? ये करता है तापमान पर, टेम्परेचर पर। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। तारा अगर अब इसके जीवन काल की बात करें, तारे के जीवन काल के, तो तारा अपने जीवन काल में 4 रंग दर्शाता है। कितने रंग दर्शाता है? 4। तो 4 रंग कौन कौन से हैं? कितने रंग दर्शाता है आपका? 4। ये आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे 4 रंग कौन कौन से दर्शाता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो 4 रंग आप देखेंगे कौन कौन से आपका दर्शाता है। तो सबसे आप पहले याद रखेंगे, सबसे पहले जो इसमें रंग दर्शाता है वो कैसा रहता है? नीला। कैसा रहता है? नीला। नीला के बाद कैसा रहता है? सफेद। सफेद के बाद कैसा रहता है? पीला। और पीला के बाद कैसा रहता है आपका? लाल। कैसा रहता है? लाल। तो कितने रंग दर्शाता है अपने जीवन काल में? 4 रंग दर्शा रहा है। एक आपका कैसा है? नीला। नीला के बाद सफेद। सफेद के बाद कैसा है? पीला। और पीला के बाद क्या होता है? लाल। तो ये 4 रंग दर्शाता है अपने जीवन काल में तारा। और एक क्वेश्चन अभी आपका पेट एग्जाम में पूछा था कि जो तारे का रंग है किस पर निर्भर करता है? तो आपका क्लियर हो गया किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। क्लियर हो गया? तो ये आपका तारे से संबंधित था। नाभिकीय संलयन क्रिया, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है। तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है। 4 रंग आपका दर्शाता है। अब तारे से जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन जैसे सुपरनोवा, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे नोवा, डॉग स्टार, ओरियन नेबुला और लाल दानव। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, इन्हें आगे देखते हैं जी। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? ये तारे से संबंधित है। नेक्स्ट, अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका तारे के उदाहरण। तो आप लिख सकते हैं तारे के उदाहरण। और तारे के उदाहरण में पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका साइरस या डॉग स्टार। क्या है ये क्वेश्चन? आपका साइरस बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? डॉग स्टार। क्या बोल देंगे? साइरस या डॉग स्टार। तो साइरस या डॉग स्टार आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा था। साइरस या डॉग स्टार दिखाया जा रहा है। तो साइरस या डॉग स्टार क्या है? तो जहाँ पे आपके तारे चमक रहे हैं, तो तारे में आपको देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि रात्रि में सर्वाधिक चमकीले तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? साइरस या डॉग स्टार कहलाता है। लगभग आपका एक डॉग के तरीके की आकृति बना लेता है, तो इसको बोलते हैं साइरस या डॉग स्टार। तो आपको इसमें जानना है कि रात्रि में सर्वाधिक चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? साइरस या डॉग स्टार। क्लियर हुआ? साइरस या डॉग स्टार तो तारे के उदाहरण में था। अब आगे बढ़ते हैं, तारे का दूसरा उदाहरण देखते हैं। तारे का दूसरा उदाहरण, तो तारे का दूसरा उदाहरण है आपका ओरियन नेबुला। ये क्या है जो आप देख रहे हैं? ये है आपका ओरियन नेबुला। नेक्स्ट आप लिखेंगे ओरियन नेबुला। तो ओरियन नेबुला की अगर बात करें, ओरियन नेबुला क्या है, तो आपको याद रखना है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या होता है? रात्रि में सर्वाधिक शीतल, मतलब जो ठंडे होते हैं, रात्रि में सर्वाधिक शीतल एवं चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका ओरियन नेबुला। क्या कहलाएगा? ओरियन नेबुला। तो याद रखेंगे, इससे पहले आपने पढ़ा है सीरियस या डॉग स्टार,
और ये क्या है, ओरियन नेबुला। तो रात्रि में सर्वाधिक चमकीले तारों का समूह आपने पढ़े सीरियस या डॉग स्टार, और आप पढ़ेंगे कि रात्रि में सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारों के समूह क्या है, ओरियन नेबुला। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट ये क्या है, ये है लाल दानव, रेड जॉइंट इसको बोल देते हैं, इसका नाम क्या है, लाल दानव। नेक्स्ट लिखेंगे क्या है आपका, लाल दानव, लाल दानव या रेड जॉइंट बोल देते हैं। तो ये भी तारे का एक उदाहरण है, लाल दानव। ये स्थिति कब आती है, ये स्थिति आपकी कब आएगी, तो लाल दानव वाली जो स्थिति है, लाल दानव वाली स्थिति, लाल दानव वाली स्थिति तब आएगी जब क्या होता है, जैसे तारा है तो तारे में जो ऊर्जा के स्रोत है वो हाइड्रोजन गैस है। तो जब हाइड्रोजन गैस उसमें समाप्त हो जाती है, तो समाप्त होने के कारण तारे का जो रंग है वो कैसा पड़ जाता है, आपका लाल पड़ जाता है। और जब तारे का रंग लाल पड़ जाता है, उसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, उसी स्थिति को बोलेंगे लाल दानव। क्या बोलेंगे जी, उसी स्थिति को लाल दानव। तो ये हो गया आपका लाल दानव, रेड जॉइंट इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। क्लियर हुआ, लाल दानव। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक और आप जानेंगे, एक होता आपका ओरियन नेबुला। क्या होता है, ओरियन नेबुला हो चुका है। अब आप जानेंगे एक होता है सुपरनोवा। क्या है आपका, सुपरनोवा, सुपरनोवा, इसको आप ध्यान रखेंगे, सुपरनोवा। तो ये तारे के उदाहरण आपके चल रहे हैं, सुपरनोवा। सुपरनोवा की अगर आपसे बात कर रहा है, सुपरनोवा क्या है, तो आप याद रखेंगे सुपरनोवा क्या होता है, जब तारा होता है, तारे में क्या है, हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है। अब हाइड्रोजन गैस समाप्त होने से क्या है, तारा जो है, तारे में आपके ठोस कण जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठोस कण आपके जमा हो जाते हैं। तो तारे में जब आपके ठोस कण जमा हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस समाप्त होने के बाद में, और जब तारे में अचानक विस्फोट होगा, तो अचानक विस्फोट होने वाली स्थिति को ही हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपरनोवा। क्या बोलेंगे इसको, सुपरनोवा। क्या बोलेंगे आपका, सुपरनोवा। तो जब हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगी और उसमें अचानक विस्फोट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सुपरनोवा। तो ये तारे का उदाहरण था, तारे के उदाहरण में आपने पढ़े। क्लियर हो गया आपका सभी का जी। आगे बढ़ेंगे। तारे के उदाहरण, ये तारे से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। अब जो आप आगे देखेंगे, अब आप आगे देखेंगे सूर्य। क्या देखेंगे आप, सूर्य। ये आपने पढ़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद में पढ़े ग्रह, मतलब ब्रह्मांड के बाद में आपने पढ़ा है आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद में क्या पढ़े हैं आपने, तारे। तो आप पढ़ते हैं जी सूर्य क्या है, तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, तारा है, उल्कापिंड है, क्या है। तो सूर्य क्या है, तारा है। क्योंकि सूर्य तारा क्यों है, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा के स्रोत कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया। तो देखते हैं अब सूर्य के बारे में। नेक्स्ट अब आप आगे लिखेंगे सूर्य के बारे में। क्या है आपका, सूर्य, सूर्य के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट सूर्य, सूर्य का एक बार चित्र देख लेते हैं जी। ये सूर्य का चित्र है, सूर्य का चित्र आपका ये आपके सामने। तो इसमें आप सूर्य के चित्र में देख रहे हैं, ये वाली जो आपकी स्थिति है, बाहर वाला, ये वाला जो आप देख रहे हैं कौन सा आपका, ये बाहर वाला, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं चारों तरफ, ये सूर्य का आपका चित्र है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसे आप क्या बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोरोना। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कोरोना, क्रीट या कोरोना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रीट, या क्या बोलेंगे इसको, कोरोना, क्रीट या कोरोना इसको कहा जाता है। क्या कहलाता है, क्रीट या कोरोना। क्वेश्चन भी आता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, क्रीट या कोरोना। उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है, इससे आगे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला आप चारों तरफ आपको दिख रहा है इस तरीके से, मैप से आपका लगाया हुआ है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फोटोस्फीयर। क्या बोलेंगे जी, फोटोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, फोटोस्फीयर। तो ये आपका याद रखेंगे। और इससे थोड़ा सा पहले ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला पार्ट इससे पहले थोड़ा सा आपको इसमें इसी तरीके का दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका क्रोमोस्फीयर। क्या कहलाएगा, क्रोमोस्फीयर। क्लियर हुआ। बाकी बाद में आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव जोन है, फिर आपका कन्वेंशन जोन है, ये इस तरीके से आपका, और अंदर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं कोर या केंद्रीय भाग। क्या बोलेंगे, कोर या केंद्रीय भाग। अब इसमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। जो सूर्य से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन है उन्हें एक बार देखते हैं जी। सूर्य से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चन है जी, देखेंगे सूर्य से जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में। तो सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि सूर्य से जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चन है उनके बारे में इसमें पढ़ते हैं। सूर्य, तो सूर्य की अगर बात करें, सूर्य क्या है, तो सूर्य आप पढ़ते हैं, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछ रहा है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, तो इसमें क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन क्रिया। क्लियर हुआ। उसके बाद सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछ रहा है क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया जी। उसके बाद आती है बात, जो सूर्य है, सूर्य में गैसों का संगठन क्या है, मतलब इसमें जो गैस है वो कितने मात्रा में आपकी मिलती हैं। तो सूर्य में गैसों के संगठन की अगर बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, सूर्य में अगर आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन, क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन होता है आपका 71%। कितना, 71%। आपसे पूछे जी हीलियम, हीलियम कितना होता है, हीलियम होता है 26.5%, 26.5। और जो अन्य गैस हैं, अन्य गैस कितनी होती हैं, अन्य गैस होती हैं आपकी 2.5%। कितनी होती हैं, 2.5%। सूर्य के बारे में तो ये क्या है, गैसों का संगठन, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैस कितनी होती है, 2.5%। फिर क्वेश्चन आता है जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक पहुंचने में अगर आपसे बात कर रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो इसमें याद रखें 8 मिनट 16 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, 8 मिनट 20 सेकंड, या आप क्या कह सकते हैं जी 500 सेकंड, या क्या कह सकते हैं 500 सेकंड, क्या कह सकते हैं 500 सेकंड। तो क्या ये सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में समय ले रहा है 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, या क्या है 500 सेकंड। फिर बात आती है जो आपका सूर्य है, तो सूर्य के आपके दो भाग, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक आप पढ़ते हैं प्रकाश मंडल, दो आप याद रखेंगे, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, और एक होता आपका, उसको बोलते हैं क्रीट या कोरोना। क्या है आपका, क्रीट या कोरोना। तो याद रखेंगे इसमें क्रीट या कोरोना। तो सूर्य का हमेशा जो दिखाई देने वाला भाग है, जो हमेशा दिखता है, तो सूर्य का हमेशा दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका प्रकाश मंडल। क्या कहलाएगा, प्रकाश मंडल। और उसके बाद याद रखेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय, कब है आपका, सूर्य ग्रहण के समय जो आपका पार्ट दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, क्रीट या कोरोना। क्या कहलाएगा, क्रीट या कोरोना आपका कहलाएगा। सूर्य क्या है, तारा है, ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है, ये गैसों का संगठन होता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, या क्या है 500 सेकंड। ये सूर्य से जुड़े हुए। उसके बाद आपकी बात आती है जो सूर्य है, जो सूर्य में आपका जब सूर्य ग्रहण होता है कब होता है और उसमें स्थिति क्या बनती है। अगर सूर्य ग्रहण की स्थिति की बात करें तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, सूर्य ग्रहण हमेशा होगा अमावस्या को। अब इसमें होगा क्या सूर्य ग्रहण की स्थिति में, तो इसमें आपका क्या होगा सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य और आपका क्या है पृथ्वी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर आपकी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण आपको जानना है, सूर्य ग्रहण, इसका मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं सूर्य ग्रहण का। ये आपका सूर्य ग्रहण का चित्र है। तो सूर्य ग्रहण के चित्र में आप देख रहे हैं क्या है आपका हेडिंग, हेडिंग है सूर्य ग्रहण। क्या है, सूर्य ग्रहण, ये आपका हेडिंग है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है,
तो सूर्य ग्रहण में आप देख रहे हैं एक तरफ कौन है, एक तरफ है सूर्य, एक तरफ कौन है जी, एक तरफ है आपका सूर्य, बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया चंद्रमा। कौन आ गया बीच में, बीच में आ गया चंद्रमा। कौन आ गया बीच में, चंद्रमा। और एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है, ये है आपका पृथ्वी। क्या है आपका, पृथ्वी। तो इसमें आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण में, तो सूर्य ग्रहण आपका, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा चंद्रमा। कौन आ जाएगा, चंद्रमा। तो याद रखना है ये सूर्य ग्रहण की स्थिति आपकी बन गई। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, सूर्य ग्रहण होगा हमेशा अमावस्या को। कब होगा आपका, अमावस्या। कब होगा जी, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को। और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी। तो स्थिति बनेगी आपकी किसकी बनेगी, चंद्रमा की। किसकी बनेगी, चंद्रमा की। तो ये आपका सूर्य से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। उससे पहले आपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है, ब्रह्मांड के बाद में आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद में तारे, और तारे का ही एक उदाहरण क्या है आपका, सूर्य। इनके बारे में आपने इस प्रथम क्लास में आपका पढ़ा। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी क्रम से, तो क्रम से हम क्लास करेंगे सूर्य ग्रहण कंप्लीट हो गया आपका ये। और अब जो क्लास होगी आपकी आगामी, वो क्लास होगी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में। तो ग्रह में जैसा आप पढ़ेंगे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि, अरुण, वरुण, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। और उनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें। और मैं भी पूर्ण मेहनत के साथ आपके साथ मेहनत के साथ लगा रहूँगा। तो आप भी थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे, और सहयोग करने के साथ साथ जो भी आपके पास माध्यम है इस क्लास को उस माध्यम के तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।